अब आइए आगे के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो उसमें है जैसे अवरोधक पदार्थ क्या होते हैं। तो इसका आंसर होगा वे पदार्थ जो ऊष्मा, ध्वनि अथवा विद्युत का संचरण रोकते हैं, अर्थात इन्हें आगे के मार्ग में आगे जाने से रोकते हैं, उन्हें अवरोधक पदार्थ कहते हैं। जो पदार्थ ऊष्मा का मार्ग रोकते हैं उन्हें ऊष्मारोधी कहते हैं, जो ध्वनि का मार्ग रोकते हैं उन्हें ध्वनिरोधी कहते हैं, तथा जो विद्युत का संचरण रोकते हैं उन्हें विद्युत रोधी पदार्थ कहते हैं, या फिर उनको कुचालक भी कह सकते हैं। इसके बाद अवरोधक पदार्थ अधिकतर खुले गुच्छों, चटाई, गद्दा, कठोर व अर्ध कठोर पट्टियों, ब्लॉकों आदि की शक्ल में होते हैं। इसके बाद धातुमल रुई का ध्वनि निरोधन कैसे होता है, अगला क्वेश्चन है। तो कच्चा लोहा बनाते समय जब कच्चा लोहा का निर्माण वात्या भट्टी में किया जाता है तो भट्टी से निकली धातुमल, जिसको हम लोग स्लैग कहते हैं, उसमें वायु के तेज झोंके पारित करके धातुमल की रुई बनाई जाती है। वायु के झोंकों के कारण धातुमल खोखला हो जाता है और रेशेदार गुच्छों की शक्ल का बन जाता है। इसका घनत्व लगभग 240 किलोग्राम बटे सेंटीमीटर क्यूब होता है। धातुमल रुई खुले रेशों, टार, चटाई व चौकोर पट्टियों के रूप में भी तैयार की जाती है। रूप के आधार पर ऊष्मारोधी पदार्थों का वर्गीकरण करें। रूप के आधार पर ऊष्मारोधी पदार्थ निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे कार्क हुआ, ये विशेष प्रकार के वृक्षों की छालों से तैयार किया जाता है। और उसके बाद कांच ऊन हुआ, इसे कांच से बनाते हैं और उसको सिल्क तंतु भी बोलते हैं। इसके बाद लकड़ी की छीलन हुई। लकड़ी की छीलन हम आपको अपने पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि जो टिम्बर का बनाते समय लकड़ी का उपयोग करते हैं उसको छील के तैयार किया जाता है। तो छीलने के बाद जो छीलन प्राप्त होता है उसे लकड़ी की छीलन कहते हैं। उसके बाद धातुमल ऊन होता है, उसके बाद होता है शैलून, ये इस प्रकार के होते हैं। इसके बाद अगला है सनग्लास या सनमाइका। ये क्या होता है, ये प्लास्टिक की पतली शीटें होती हैं जो कागज को प्लास्टिक के घोल में भिगोकर कई तहों को इकट्ठा करके उच्च ताप पर प्रेस करके बनाई जाती हैं। इस क्रिया के दौरान रासायनिक प्रक्रिया होती है जिसे हम लोग बहुलकीकरण अर्थात पॉलीमराइजेशन कहते हैं। इसके फलस्वरूप सभी तहें मिलाकर एक समांग पिंड बनाती हैं। शीट की सबसे ऊपरी परत जो होती है वो पारदर्शी होती है और उसके नीचे वाली परत में चित्रकारी होती है। और ये शीटें जो होती हैं ये 1.6 mm से 3.2 mm तक की मोटी होती हैं और इनका आकार जो है 122 सेंटीमीटर गुणे 224 सेंटीमीटर का होता है तथा 122 सेंटीमीटर गुणे 272 सेंटीमीटर का होता है। और सनग्लास ये एक प्रकार का प्रस्थन पदार्थ है जो चिमके, चमकीले, आकर्षक, टिकाऊ एवं मन लुभावने डिजाइनों व रंगों में बनाया जाता है और इन्हें अनेक नामों से जाना जाता है, जैसे सनमाइका हुआ, डेकोलम हुआ, फोरमाइका हुआ, ये इन नामों से भी जाना जाता है। और दैनिक जीवन में हम लोग देखें तो फिर जो दरवाज़ा होता है प्लास्टिक का, उसके बाहर जो है बहुत चमकीला वो पदार्थ लगा होता है, या फिर और सनमाइका जो है ये प्लाई का भी बनता है, ये इस प्रकार होते हैं। और जो हम लोग बसों में या फिर रेल में देखते हैं तो उसमें ज़मीन में कोई परत बिछी होती है, प्लास्टिक की होती है, तो उसको सनमाइका कहा जाता है। और इसके बाद आगे के बारे में चर्चा करेंगे। और ये जो सनमाइका होता है ये जो है अम्ल, क्षार, सीलन, चिकनाई आदि से प्रभावित बिल्कुल भी नहीं होता है, इसीलिए इनका जो आयु है वो आगे कुछ ज़्यादा लंबी हो जाती है और इन पर पेंट वार्निश की भी आवश्यकता नहीं होती है और इनको गीले कपड़े से अगर पोंछ दिया जाए तो फिर ये चल जाते हैं। इसके बाद अगला है प्लास्टिक के घटक लिखिए। प्लास्टिक में मुख्यतः 3 घटक पाए जाते हैं। RFP इसके लिए कोड है, यानी कि RFP और SP ये इनके लिए कोड है। तो R का मतलब होता है रेजिन, F का मतलब होता है निष्क्रिय मिलावे, P का मतलब सुघट्यकारी, S का मतलब विलायक और P का मतलब होता है रंगवर्णक। तो रेजिन का मतलब जानते हैं, रेजिन वीडियो की शुरुआत में बहुत ज़्यादा उपयोग करा गया था, तो इसके बारे में जानते हैं। ये प्राकृतिक या कृत्रिम कार्बनिक यौगिक होते हैं, इन्हें अल्कोहल, स्पिरिट या तारपीन तेलों में घोला जाता है। ये घुलनशील होते हैं या फिर इनमें प्रायः और ये घुलकर चिपचिपे पदार्थ का रूप में बन जाते हैं। और प्राकृतिक रेजिन कठोर परंतु भंगुर होते हैं। ये पानी में अवलेय परंतु कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं। इनके उदाहरण बताए चुके थे, जैसे मोम, चपड़ा, लैक, रबड़, बिटुमिन आदि प्रकार के होते हैं। और कृत्रिम रेजिन जो है इन पे वायुमंडल का प्रभाव बहुत कम पड़ता है, इन पर आम्ल, क्षार, पानी का भी प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ता है और इन्हें कार्बनिक यौगिकों के बहुलकीकरण एवं संघनन से
प्राप्त किया जाता है। इसके बाद है सुगठकारी अर्थात प्लास्टिसाइजर। प्लास्टिक को सुगठ एवं प्रत्यास्थल बनाने के लिए सुगठकारी पदार्थों का उपयोग किया जाता है। ये भंगुरता को प्राप्त हो सकते हैं। इनके उदाहरण के रूप में हम लोग कपूर, बेंजीन, पॉलीएथिलीन और भी अन्य पदार्थ ले सकते हैं। ये सुगठकारी होते हैं। उसके बाद अगला है पूरक पदार्थ। प्लास्टिक को सिकुड़ने, चटकने से बचाने हेतु एवं लागत कम करने के लिए पूरक पदार्थों को मिलाया जाता है। ये रेशेदार चूर्ण या शुष्क रूप में मिलाए जाते हैं। ये प्लास्टिक को कठोर एवं मजबूत बनाते हैं। ये पूरक पदार्थ के रूप में लकड़ी का बुरादा, कागज, कपड़ा, माइका, ग्रेफाइट, एस्बेस्टस की कतरने आदि मिलाई जाती हैं। और एस्बेस्टस प्लास्टिक को अग्निशय, माइका विद्युत का कुचालक और ग्रेफाइट जो है ये अपघर्षण रोधी बनाता है। और इसके बाद विलायक सभी प्लास्टिक के सभी घटक जो होते हैं वो चूर्ण रूप में होते हैं। इन्हें आपस में बांधने के लिए या घोलने के लिए जिसकी ज़रूरत पड़ती है उसको हम लोग विलायक कहते हैं। और विलायक के रूप में ज़्यादातर अल्कोहल या एसीटोन का प्रयोग करते हैं। इसका रंग वर्णक, ये क्या होता है? प्लास्टिक को विभिन्न रंग देने के लिए इसका उपयोग करा जाता है। इसके बाद अगला आखिरी है फोमिंग पदार्थ। ये क्या होता है? प्लास्टिक को रंध्रमय बनाने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट मिला देते हैं, तो फिर ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है ये फोमिंग पदार्थ हो जाता है। तो इसके बाद आगे के बारे में चर्चा करेंगे। आगे ये है प्लास्टिक के कुछ भाग हैं कि पर्सपेक्स प्लास्टिक क्या होती है। ये अमीनो प्लास्टिक की चादरें होती हैं। ये पर्सपेक्स प्लास्टिक है, ये अमीनो प्लास्टिक की चादर होती है। और यह चीमर, पारदर्शक तथा हल्का प्लास्टिक होता है। यह आसानी से टूटता नहीं है और इसकी लहरिया चादरें भी बनाई जा सकती हैं। और जो फैक्ट्री, गैराज आदि की छतों पर प्राकृतिक प्रकाश के लिए लगाई जाती हैं और इन्हें प्लास्टिक कांच भी कहते हैं। दैनिक जीवन में हम लोग देखते हैं कि जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती हैं उनमें हरे रंग का प्रकाश नीचे आता है, ऊपर टीन रहती है प्लास्टिक की। तो प्लास्टिक, यही प्लास्टिक होती है पर्सपेक्स प्लास्टिक। उसके बाद अगला है एक्रिलिक प्लास्टिक क्या होती है। ये पेट्रोलियम, कोल और पानी से तैयार किया जाता है। इसे मिथाइल मेथिक्लोराइड भी कहते हैं। ये हम लोग यानी कि हाई स्कूल में भी पढ़ चुके हैं और इंटर में भी पढ़ चुके हैं। हाई स्कूल में और इंटर में ये था फिनॉल के अंतर्गत ये आता है। और यह प्लास्टिक कांच से अधिक साफ और पारदर्शी होती है। यह टूटने पर कांच की तरह बिखरती नहीं है। यह तीव्र गति से चलने वाले वाहनों, गाड़ियों तथा वायुयान के विंड स्क्रीन पर डाला जाता है। उसके बाद है कांच प्रबलित प्लास्टिक। ये क्या होती है? प्लास्टिक में कांच के रेशों का प्रबलन देकर इसकी सामर्थ्य बढ़ाई जाती है। इसे कांच प्रबलित प्लास्टिक कहते हैं। यह विशेष प्रकार के प्लास्टिक विद्युत चालित नौकाओं, जलपोतों, वायुयान आदि में उपयोग करी जाती है। और एक और चीज़ बता दें आपको कि ये जो एक्रिलिक प्लास्टिक होती है, ये एक्रिलिक प्लास्टिक जो होती है ये इसका उपयोग कार में भी करते हैं। जो कार के शीशे की संरचना आपको बताते हैं, उसमें 2 परत कांच के होते हैं और बीच में एक प्लास्टिक की परत होती है, जिसे हम लोग पोलेराइड फिल्म कहते हैं। ये टूरमैलिन कैल्साइट की बनती है। टूरमैलिन कैल्साइट की ये परत बनती है। तो 2 कांच की परतों के बीच में एक ये प्लास्टिक की परत होती है। तो ये प्रकाश के ध्रुवन का कारण होती है, जिससे हम लोग को समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होता है। और सूर्य का प्रकाश जो होता है वो हमारी आंखों में नहीं लगता है। तो इसीलिए ये कांच जो है कार का जब भी टूटता है तो ये एक साथ पूरा बिखरता नहीं है, ये थोड़ा थोड़ा करके टूटता है। इसी परत के कारण ये कांच थोड़ा थोड़ा करके टूटता है। इस प्रकार ये था। अब आगे के बारे में चर्चा करेंगे। तो अगला है कांच के व्यापारिक रूप को समझाएं। सबसे पहले कांच जानते हैं कांच क्या होता है। कांच एक रासायनिक यौगिक है जिसको हम लोग लेड के नाम से भी जानते हैं और इसका परमाणु क्रमांक 82 होता है। 82 इसका परमाणु क्रमांक होता है। तो ये इसके कुछ व्यावसायिक रूप हैं, जैसे कि पहला है क्राउन कांच। जहाँ कांच बर्तन, बोतल, कांच की चादर व बल्ब आदि के खोल में बनाने में प्रयोग होता है, क्योंकि इस कांच का जो अपवर्तन होता है वो बहुत अच्छे से होता है और इसमें प्रकाश का अच्छा बिल्कुल नहीं होता। इसीलिए इसका उपयोग यहाँ बल्ब इन चीज़ों में कराया जाता है। और इसका उपयोग एक चीज़ याद करनी, उत्तल लेंस में इसका प्रयोग कराया जाता है। उत्तल लेंस में इसका क्राउन कांच का प्रयोग कराया जाता है। इसका अपवर्तनांक जो होता है वो होता है लगभग 1.58। इसका अपवर्तनांक कितना होता है? 1.58। इसका अगला है शीट कांच। शीट कांच क्या होता है? यह कांच दर्पणों में ऑटोमोबाइल की विंड स्क्रीन। ऑटोमोबाइल का मतलब होता है जो गाड़ियाँ होती हैं, जो यानी कि मोटर गाड़ियाँ होती हैं, इनकी विंड स्क्रीन में लगाया जाता है, अर्थात खिड़कियों में लगाया जाता है, दरवाजे में लगाया जाता है। और जो घर की खिड़कियाँ होती हैं उसके शीशे बनाने में इनका प्रयोग करा जाता है। इसका अपवर्तनांक 1.51 होता है। उसके बाद अगला है फ्लिंट कांच। फ्लिंट कांच क्या होता है? ये कांच के लेंस
और रेडियो के वाल्व, अच्छी क्वालिटी के शीशे के गिलास व बर्तन में प्रयोग होता है। फ्लिंट कांच से हम लोग अवतल लेंस का निर्माण करते हैं, क्योंकि ये प्रकाश का अपवर्तन क्राउन कांच की अपेक्षा थोड़ा दोषपूर्ण तरीके से करता है, इसीलिए होता है। उसका अपवर्तनांक करेक्ट 1.5 होता है, 1.5 इसका अपवर्तनांक होता है फ्लिंट कांच का। इसके बाद अगला है पायरस कांच। पायरस कांच क्या होता है? या कांच जो होता है ये ताप से होता है, अतः प्रयोगशाला में उपकरण व उच्च ताप से बर्तन बनाने में इसका प्रयोग करा जाता है पायरस कांच का। और जो प्रिज्म होता है, प्रिज्म भी इसी कांच का बना होता है, इसका अपवर्तनांक भी लगभग 1.52 होता है। और इसके बाद अगला है एनिलिंग कांच। क्या होता है? यह कांच आघात अवरोधी होता है, अर्थात इस कांच में जितना भी हम लोग आघात प्रहार करेंगे ये कांच टूटता नहीं है। अगला है इसके बाद सुरक्षा कांच। यह कांच की 2 परतों के बीच एक पतली पारदर्शक प्लास्टिक प्लेट से जोड़ दिया जाता है, जिससे यह कांच टूटने पर छिटकता नहीं है। यह ऑटोमोबाइल की विंड स्क्रीन बनाने में यानी कि ऑटोमोबाइल के विंड स्क्रीन बनाने का काम आता है। तो इसके बारे में भी हमने पहले बता दिया था थोड़ी देर पहले इसी वीडियो में, कि वो 2 कांच की ऐसे प्लेट होती हैं, उसके बीच में प्लास्टिक की एक फिल्म होती है, उसे हम लोग ये कांच कहते हैं, अर्थात सुरक्षा कांच कहते हैं। इसके बाद अगला है रंगीन कांच। रंगीन कांच क्या होता है? ये कांच सजावटी कार्यों में प्रयोग करा जाता है। इसका अपवर्तनांक 1.5 से भी कम होता है, यानी कि 1.5 से भी इसका अपवर्तनांक जो है कम होता है। इसके बाद है प्रबलित अथवा तार की जाली वाला कांच। तो इस कांच को विललित करते समय अर्थात बनाते समय कांच की परत में पतले तारों की जाली डाल दी जाती है, इससे इसकी सामर्थ्य बढ़ जाती है और कांच टूटने पर ये कांच जो है ये छिटकता नहीं है। और इसका उपयोग फैक्ट्रियों और गोदामों में बड़े बड़े शीशे लगाने में करा जाता है। हम लोग देखते हैं कि कुछ यानी खिड़कियों में भी इस प्रकार के जो सीटें आती हैं उसमें इस प्रकार के कांच होते हैं, जिसमें इसे क्रॉस करके कुछ जाली पड़ी होती है, वो यही कांच होता है। इसके बाद है फ्रोस्टेड कांच। ये क्या होता है? ये कांच अर्धपारदर्शक होता है, मतलब कि इससे आर पार नहीं देखा जा सकता है, मगर इसमें एक अच्छी खासियत है जो फ्रोस्टेड कांच होता है, इससे अंदर से बाहर तो देखा जा सकता है मगर बाहर से अंदर नहीं देखा जा सकता है। इस कांच की एक खास बात होती है और इसका उपयोग ज़्यादातर हम लोग खिड़कियों में करते हैं। इसके बाद अगला है बुलेट रोधी कांच। जो बड़ी बड़ी कारें होती हैं, यानी बड़े बड़े नेताओं की कारें होती हैं और जो बुलेट प्रूफ जैकेट सेना के जवान पहनते हैं, और शोरूम के दरवाजे और खिड़कियां आदि इसी से बनाए जाते हैं और इसी से वर्तमान समय में बनाए जा रहे हैं। इसका उपयोग आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो क्योंकि इससे जो बंदूक की गोलियां हैं वो आर पार नहीं हो पाती हैं, इसीलिए ये कांच उपयोग में लाया जाता है। उसके बाद ऊन कांच या फिर कांच ऊन, तो ऊष्मा का कुचालक के रूप में इनका उपयोग फ्रिज रूम आदि में किया जाता है। तो इसके बाद अगला है पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्या होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड का एकलक होता है विनाइल क्लोराइड, जिसका सूत्र होता है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl। ये इसका सूत्र होता है। जब इसके एन अणुओं को आपस में मिला के गर्म कराया जाता है या फिर इसका जब बहुलकीकरण करा जाता है तो फिर इससे पॉलीविनाइल क्लोराइड प्राप्त होता है। ये पॉलीविनाइल क्लोराइड हमको प्राप्त होता है इसके बहुलकीकरण से, और इस पर जो है तेल, अम्ल अथवा अन्य रसायनों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। यह प्लास्टिक से बहुत हल्का होता है और आसानी से इसको काटा जा सकता है। इस पर पानी का प्रभाव बिल्कुल नहीं होता है, और यह प्लास्टिक की आग से लपट दूर करने पर, यानी कि इससे यानी जो प्लास्टिक होती है इसमें अगर आग लगी हो और इसको आग की लपट से दूर कर दिया जाए तो फिर इसमें आग बिल्कुल नहीं लगती है और ये स्वयं बुझ जाता है। और ये विद्युत का अच्छा कुचालक है। इसका निर्माण यानी कि इससे हम लोग PVC के पाइप का निर्माण करते हैं, वाल्व का निर्माण करते हैं, टोटियों का निर्माण करते हैं, और इसकी सीटें जो हैं सीलन रोकने की झिल्ली के रूप में फर्शों या छतों पर लगाई जाती हैं। और PVC की फर्शें जो हैं इसकी टाइल्स भी बनाई जाती हैं। और इसके बाद अगला है रेक्सीन। क्या होता है? रेक्सीन मोटे सूती कपड़े पर पॉलीविनाइल क्लोराइड का लेप लगाकर अन्य उपचार करके रेक्सीन बनाई जाती है। रेक्सीन को हम लोग दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा सुनते हैं, तो ये इस प्रकार होता है। और निर्माण के दौरान इसकी सतह पर छपाई मशीन से विभिन्न सुंदर डिजाइन बना दिए जाते हैं अथवा रंग दे दिए जाते हैं, यानी कि इनको मनचाहा रंग दिया जा सकता है मशीन के द्वारा। अंत में इनमें वार्निश कराया जाता है और बाद में इनको सिखा लिया जाता है। रेक्सीन दृढ़, अपारदर्शी तथा पर्याप्त जल रोधी होती है और इसे गीले कपड़े से साफ किया जा सकता है, और यह कपड़े की भांति रोल में मिलता है। और रेक्सीन का उपयोग हम लोग थैले में
और बरसात की कोठी बनाने में, गद्दियों एवं मेजों के कवर में, जूता चप्पल इत्यादि आदि वस्तुओं के निर्माण करते हैं। और रेक्सीन को हम लोग कृत्रिम चमड़ा कहते हैं। जो हम लोग सस्ते वाले जूते पहनते हैं, लोग कहते हैं कि ये चमड़ा का जूता है, मगर वो चमड़े का जूता नहीं होता है, ये होता है रेक्सीन का जूता होता है। तो फिर इस प्रकार होता है। इसका अगला टॉपिक थर्माकोल। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पॉलीस्टाइरीन नामक प्लास्टिक से थर्माकोल बनाया जाता है। पॉलीस्टाइरीन क्या होता है? जब स्टाइरीन के अणुओं को वो गर्म कराया जाता है, फिर ये स्टाइरीन का बहुलकीकरण कराता है, तो पॉलीस्टाइरीन प्राप्त होता है। इसका स्टाइरीन का सूत्र होता है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CN। ये स्टाइरीन का सूत्र होता है। जब इसका बहुलकीकरण प्राप्त कराया जाता है तो पॉलीस्टाइरीन प्राप्त होता है। पहले यह द्रव रूप में होता है, जिसे सांचों में ढालकर वांछित आकार प्राप्त किया जा सकता है। ये एक कोशिकीय प्लास्टिक होती है। पेपर में पूछा जा सकता है निम्न में से एक कोशिकीय प्लास्टिक कौन सी है, तो इसका आंसर थर्माकोल हम लोग लगा देंगे। और यह बहुत हल्का होता है, वह छिद्रित होता है परंतु सामर्थ्यवान, और यह जल से टिकाऊ होता है। यह ऊष्मा हानि यानी कि 3, 2, 1 यह ऊष्मा, ध्वनि और विद्युत का अच्छा कुचालक होता है। समानता या सफ़ेद रंग में प्राप्त होता है और सीटों के रूप में ये प्राप्त कराता है, यानी कि इसकी एक शीट बाकायदा आती है, उसमें प्राप्त होता है। इसको काटना तथा जोड़ना बहुत सरल होता है। इसको चाकू से काटा जा सकता है तथा आसंजक से जोड़ा जा सकता है। आसंजक के अंतर्गत जैसे गोंद हुआ और टेप हुआ, ये सब आसंजक के अंतर्गत आते हैं, इनसे जोड़ा जा सकता है। और इसका संपीड़न सामर्थ्य, ये इंपॉर्टेंट है, इसका संपीड़न सामर्थ्य होता है 110 से 145 किलोग्राम बटे सेंटीमीटर का इसका संपीड़न सामर्थ्य होता है। यह प्रायः सफ़ेद रंग का होता है और परंतु रंगीन थर्माकोल भी बनाया जा सकता है। यह ब्लॉक या स्लैब के रूप में मिलता है। और थर्माकोल का प्रयोग ज़्यादातर हम लोग शीत गृहों में करते हैं, शीतलन में करते हैं, वातानुकूलन में करते हैं, विभाजक दीवारों में, ध्वनि रोधक के स्तर तथा छतों के भीतर इसका प्रयोग करा जाता है। और थर्माकोल पर पेट्रोल, कोल तार, तारपीन, शोरिक अम्ल का बुरा प्रभाव पड़ता है, अतः इन्हें इनके संपर्क से दूर रखना चाहिए। इसके बाद अगला हम बात करेंगे एल्युमिनियम के बारे में। एल्युमिनियम क्या होता है? इसका प्रतीक होता है Al और इसका परमाणु क्रमांक होता है 13। और इसके कुछ गुणधर्म भी हैं, ये क्योंकि पूछे जा सकते हैं कि एल्युमिनियम का परमाणु भार कितना होता है। एल्युमिनियम का परमाणु भार होता है 2.9815 अर्थात 27 लगभग होता है। इसकी संयोजकता होती है 3। इसको हम लोग Al प्लस का 3 लिखते हैं, Al प्लस का 3 लिखते हैं। तो फिर इसकी वैलेंसी होगी 3 और इसका अपेक्षिक घनत्व होता है 2.6 से 2.7 और इसका गलनांक बिंदु होता है 658 डिग्री सेल्सियस। और इसके बाद इसका क्वथनांक बिंदु होता है 1800 डिग्री सेल्सियस। NTP मतलब नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर इसका प्रतिरोध होता है, विशिष्ट प्रतिरोध होता है 2.828 × 10⁻⁸ ओम मीटर। NTP पर इसका प्रतिरोध ताप गुणांक होता है 39.3 से 40.3 × 10⁻⁴ प्रति डिग्री सेल्सियस। और NTP पर इसका यांत्रिक सामर्थ्य होता है 9 से 18 किलोग्राम बटे मिलीमीटर का। NTP पर इसकी विशिष्ट चालकता भी होती है C बराबर 0.523 ये होती है। उसके कुछ भौतिक गुणधर्म भी हैं। ये नीलेपन का होता है, यानी कि ये 3, 2, 1 यह नीलापन लिए हुए सफ़ेद रंग का एक चमकदार, हल्की, लचकदार, मजबूत, टिकाऊ, ठोस धातु है। यह ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती है, आंशिक रूप से यह चुंबकीय होती है और यह संचारण रोधी होती है, अर्थात यह वायुमंडल के कुप्रभावों से अर्थात दोषों से मुक्त होती है। और यह अन्य धातुओं जैसे कॉपर, जिंक, आयरन आदि से मिलकर मिश्र धातुओं को भी बनाती है। एल्युमिनियम के कुछ उपयोग भी हैं, जैसे घरेलू तथा औद्योगिक क्षेत्र में इसका उपयोग बर्तनों, बक्सों, टैंकों, डिब्बों, खंभों, कपाटों, रेलिंग ढांचों और पट्टों, पट्टियों, पेटियों आदि के निर्माण करा जाता है। और इसका उपयोग वेल्डिंग में भी किया जाता है। वेल्डिंग में एल्युमिनियम का उपयोग किया जाता है। ये अच्छा टॉपिक है, तो अब आगे बारे में चर्चा करेंगे। अब अगला है लौह धातु और अलोह धातु का परिचय दीजिए। तो लौह धातुएं क्या होती हैं? लौह धातु वे धातुएं हैं जिनका मूल धातु आयरन होता है, इन्हें लौह धातु कहते हैं। इस श्रेणी में सभी प्रकार के आयरन तथा स्टील आते हैं और इन धातुओं को प्रचुर मात्रा में उपलब्धता से देश को विकासशील बनाया जा सका है। और कुछ प्रमुख लौह धातुएं हैं जैसे कच्चा लोहा, पिटवा लोहा, ढलवा लोहा, स्टील। ये चारों एक ही प्रकार के लोहे से यानी कि ये चारों जो हैं एक ही प्रकार के लोहे से प्राप्त करी जाती हैं, जिसे हम लोग Fe2O3 के नाम से जानते हैं। Fe2O3 के नाम से जानते हैं।
और यानी कि फेरिक ऑक्साइड, इसको इस नाम से जानते हैं। इस प्रकार के अयस्क से इनका निर्माण होता है और सबसे शुद्ध इसमें से ये स्टील जो है ये सबसे शुद्ध लोहा माना जाता है। और इसके बाद अलोह धातुएं होती हैं। अलोह धातुएं वे धातुएं होती हैं जिनमें लोहे की मात्रा नहीं होती हैं और ये काफ़ी मुलायम होती हैं। इनका उपयोग शुद्ध अवस्था में कुछ कार्यों तक ही सीमित है और अधिकतर शुद्ध अलोह धातु का आधार धातु की तरह ही होता है और इन धातुओं से विभिन्न अलाय या मिश्र धातु बनाई जाती हैं और जिनके उदाहरण जैसे हैं एल्युमिनियम, टाइटेनियम, मैग्नीशियम, तांबा, जिंक या जस्ता, निकेल, सीसा और टिन या रांगा और या फिर चांदी, ये इनके उदाहरण है। इसके बाद है जो लोहा होता है उसके कुछ रासायनिक संकेत हैं यानी कि रासायनिक गुणधर्म है, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। लोहे को Fe से दर्शाते हैं। इसका परमाणु क्रमांक 26 होता है और इसका परमाणु भार 55.676 होता है, लगभग 56 के बराबर होता है। इसका अपेक्षिक घनत्व होता है 7.220। इसका अपेक्षिक घनत्व 7.220 होता है और इसका गलन बिंदु अर्थात इसका गलनांक होता है 1535 डिग्री सेल्सियस। इसका क्वथनांक होता है 3000 डिग्री सेल्सियस और इसकी संयोजकता +2 +3 होती है क्योंकि ये डी ब्लॉक का तत्व और डी ब्लॉक के तत्व होते हैं वो द्विसंयोजी होते हैं। द्विसंयोजी होते हैं डी ब्लॉक के तत्व, इसलिए इसकी संरचना यानी कि संयोजकता +2 +3 होगी। इसके बाद अगला है अलोह चुंबकीय पदार्थों के गुणधर्म। अलोह चुंबकीय पदार्थ वे धातुएं हैं जिनमें लोहे की बिल्कुल मात्रा नहीं होती है। ये धातु में लोहे की अपेक्षा काफ़ी कम मात्रा में उपलब्ध है, इसीलिए इनका उपयोग उन्हीं स्थिति में करते हैं जब लोहे की धातुओं का उपयोग ना करना हो। और इन धातु यानी कि ये जो धातुएं होती हैं ये जंगरोधी होती हैं और उच्च विद्युत तथा ऊष्मा चालकता पर निम्न आपेक्षिक भार तथा निम्न गलनांक इनका होता है। और प्रमुख लौह धातुओं की श्रेणी में तांबा, एल्युमिनियम, सीसा, जिंक, निकेल आदि धातुएं आती हैं। इन धातुओं की सहायता से मिश्र धातुएं बनाई जा सकती हैं जैसे पीतल व या कांसवा, इस प्रकार की मिश्र धातुएं भी इनसे निर्माण करी जा सकती हैं। इसके बाद अगला है मृदु इस्पात किसे कहते हैं, यानी कि मृदु इस्पात में कार्बन की मात्रा कितनी होती है। मृदु इस्पात में कार्बन की मात्रा 0.15 से 0.25% तक होती है। इसके बाद कार्बन की प्रतिशत मात्रा के आधार पर इस्पात कितने प्रकार के होते हैं। ये क्वेश्चन है, कार्बन की प्रतिशत मात्रा के आधार पर इस्पात कितने प्रकार के होते हैं, तो आंसर उसका होगा 3 प्रकार के होते हैं। आंसर होगा 3 प्रकार के होते हैं, मृदु इस्पात, मध्यम कार्बन इस्पात, उसके बाद है उच्च कार्बन इस्पात। उसके बाद है टंगस्टन इस्पात का क्या उपयोग है। टंगस्टन इस्पात यानी कि टंगस्टन का जो गलनांक और क्वथनांक है वो बहुत ही उच्च होता है, बहुत ही उच्च होता है। टंगस्टन का उपयोग हम लोग बल्ब में भी करते हैं, तो इसका वो तापमान यानी कि क्वथनांक जो होता है वो बहुत ही उच्च होता है। और उच्च गति पर कार्य करने वाले यंत्र, कटिंग ब्लेड एवं स्थायी चुंबक के निर्माण में टंगस्टन इस्पात का उपयोग किया जाता है। और जस्ते का गलनांक बिंदु कितना होता है, इसका होता है 419 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद अगला है, वार्निश हो गई थी, अगला है ताप दर प्लास्टिक तथा ताप नम्य प्लास्टिक में अंतर क्या है। तो इनके बारे में अंतर एक से लाइन से जानना शुरू करते हैं। यह प्लास्टिक कंक्रीट की भांति कठोर होती है या धीमे धीमे गर्म करने पर कड़ी हो जाती है और स्थायी रूप से ये जम जाती है। और अत्यधिक दाब तथा क्षणिक उच्च ताप पर ही ये इसका यानी कि ये किसी उत्पाद का निर्माण करती है। और जबकि ये जो ताप नम्य प्लास्टिक होती है यह प्लास्टिक सीलिंग वैक्स की भांति होती है और यह लगभग 140 से 150 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर ही नरम हो जाती है और ठंडा करने पर यह प्लास्टिक जो है कड़ी हो जाती है। और इसके बाद अगला है गर्म करने पर इसमें रासायनिक क्रिया होती है जिससे पुनः नहीं दोहराया जा सकता और इसको गर्म करने पर कोई रासायनिक क्रिया नहीं होती है, केवल भौतिक क्रिया होती है और इसको अनेकों बार गर्म और ठंडा करा जा सकता है। और इसके बाद अगला है, इसमें यह प्लास्टिक अति भंगुर होता है। यह प्लास्टिक जो है वो बहुत ही ज़्यादा भंगुर होती है और इसमें पूरक पदार्थ मिलाने पड़ते हैं। इसे गर्म करके तथा डाब डालकर उचित आकार दे दिया जा सकता है और गर्म करके किसी भी आकार में सुनम्य प्लास्टिक को डाला जा सकता है और ठंडा होने पर यह सख्त हो जाता है। और इस प्लास्टिक को यानी कि जो दृढ़ प्लास्टिक होती है इसको केवल एक ही बार वांछित रूप में लाया जा सकता है और यह प्लास्टिक बार बार गर्म नहीं की जा सकती है। और जबकि जो नम्य प्लास्टिक होती है इसको बार बार गर्म किया जा सकता है, बार ठंडा भी किया जा सकता है। गर्म करने पर कोई बंधन नहीं है, परंतु इतना गर्म इसको नहीं करना चाहिए कि ये पिघल जाए और पिघलने के बाद ये यानी गल के छूने लगे। इसके बाद अगला है जो
दृढ़ प्लास्टिक होती है इसका कबाड़ी मूल्य कुछ नहीं है, और जबकि जो नम्य प्लास्टिक है इसका उपयोग बार बार हम लोग कर सकते हैं, इसलिए इसका कबाड़ में भी मूल्य है, और जबकि दृढ़ प्लास्टिक का उपयोग बार बार हम लोग नहीं कर सकते हैं। इसके बाद अगला है बैकेलाइट। क्या होता है? बैकेलाइट होता है फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड का समान मात्रा में एन अणुओं लेकर, यानी कि बहुत सारे अणु लेकर उचित उत्प्रेरक की उपस्थिति में बहुलकीकरण कराना, यानी कि जब बहुलकीकरण कराया जाता है तो फिर हमें बैकेलाइट रेजिन प्राप्त होता है। इसमें पूरक पदार्थ मिलाकर विभिन्न पदार्थ बनाए जा सकते हैं, और बैकेलाइट ताप दृढ़, हल्का, भूरे, काले, चिकना तथा मजबूत, टिकाऊ तथा उत्तम प्रकार का विद्युत विसंवाहक पदार्थ होता है। इसका मुख्य उपयोग बिजली के स्विच, लैंप होल्डर तथा अन्य विद्युत उपकरणों में किया जाता है। इसके बाद अगला है पिटवा लोहे के जो हैं समान गुणधर्म। पिटवा लोहे के समान गुणधर्म, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इसके कुछ भौतिक गुणधर्म भी हैं। या नीलापन लिए हुए सफ़ेद रंग की सर्वाधिक शुद्ध लौह धातु है, जिसमें कार्बन की मात्रा 0.12 से 0.25% तक होती है, और यह कठोर तथा रेशेदार होता है, परंतु ये जंगरोधी नहीं होता है, और यह स्थायी रूप से चुंबकीय नहीं हो सकता, और इसकी सांचों में ढलाई नहीं की जा सकती। यह लचकदार होता है, इसलिए यह ठंडा होने पर भी आसानी से मुड़ जाता है। यह तन्य तथा आघातवर्ती होता है। इसकी तनन क्षमता अति उच्च होती है, लगभग 1.15 टन से 2.84 टन प्रति वर्ग सेंटीमीटर, और इसकी संपीड़न सामर्थ्य भी बहुत न्यून होती है, जैसे यानी कि लगभग 4 से 5 टन प्रति वर्ग सेंटीमीटर होती है इसकी संपीड़न सामर्थ्य। इसके बाद इसका गलनांक जो है 1500 डिग्री सेल्सियस होता है, और इसका अपेक्षिक घनत्व होता है 7.220, और इसका सुरक्षा गुणांक 5 होता है। ये पूछा जा सकता है कि पिटवा लोहे का सुरक्षा गुणांक कितना होता है, तो आंसर में आपको 5 लिख देना है। और इसे आसानी से, ये जो होता है इसे आसानी से वेल्ड तथा फोर्ज किया जा सकता है, अर्थात वेल्डिंग कार्यों में इसका उपयोग आसानी से किया जा सकता है। आज के हमारे वीडियो में इतना ही था। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, क्योंकि इसका पेपर ग्रुप के का जो है जल्द ही होने वाला है, इसीलिए ताकि और भी लोगों को मदद हो सके। ये वीडियो थोड़ा लंबा था, मगर इस वीडियो के अंतर्गत आपके 6 पार्ट पूरे कवर करे गए हैं। आपके ग्रुप के अंतर्गत कुल मिला के देखा जाए तो लगभग 108 पार्ट हैं, जिनमें से लगभग 6 पार्ट आपके इसी वीडियो में क्लियर हो गए, और बाकी के लगभग 25 से 30 पार्ट ही अब बचे हैं, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो इम्पोर्टेंट है वो लगभग हम लोग ने पूरे पढ़ा दिए हैं। तो इसी प्रकार आप हमारे सपोर्ट करते रहें, ताकि हम आपकी लोगों की और ज़्यादा मदद कर सकें, और जल्द ही आपके समक्ष नया वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स।